गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्याश्रम ई लर्निंग प्रोग्राम। देखिएगा, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। तो यहाँ पे हमारे पास में दो टर्म आई, एक अल्फा और एक टर्म क्या आई। वैसे अपन प्रीवियस क्लास में अल्फा और आई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा दो तरीके से होता है, या तो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो आई क्या होता है, वांटा फैक्टर। तो यहाँ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। बड़ा इजी सा टॉपिक है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको पूछा जा सकता है अल्फा और आई के बीच में रिलेशनशिप, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, या एक वेरी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, आई की वैल्यू देके अल्फा कैलकुलेट करवा लेते हैं, या अल्फा की वैल्यू देके आई को कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो अल्फा दो तरीके से होता है, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो इससे अपन ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग होता है कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर उनका 1 मोल एक से ज्यादा आयनों में या पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो किसी भी सॉल्यूट की कितनी अमाउंट आयनों में डिसोसिएट हुई है वो कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कई बार कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि अपन इसके 2 मोल कंबाइंड होके और इसका 1 मोल बना लेते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये देखिएगा CH3C OOH। तो जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसके 2 मोल एसोसिएट होके और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, इनके बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण ये क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। इसको अपन कहते हैं एसोसिएशन होना। और डिसोसिएशन का मतलब, जैसे हमारे पास में NaCl है, तो NaCl जो होता है वो सॉल्यूशन में अगर 2 आयनों में डिसोसिएट हो जाए तो इसको अपन कहते हैं डिसोसिएशन। तो हमारे पास में 2 वर्ड हैं, एक वर्ड तो है एसोसिएशन और दूसरा वर्ड है वो कौन सा है, डिसोसिएशन। तो अल्फा तो होता है एसोसिएट होना या डिसोसिएट होना। और वांटा फैक्टर आई के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूट की जरूरी नहीं है, जैसे अगर NaCl 100% आयोनाइज होगा तो कितने आयनों में पार्टिकल्स में टूटेगा, 2 में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% डिसोसिएट हो। अगर 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसकी 20% अमाउंट ही आयनों में डिसोसिएट होती है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना कहलाएगा, 20 कहलाएगा। तो अब आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांटा फैक्टर आई के बीच में रिलेशनशिप। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अल्फा हमारे लिए 2 तरीके से आएगा, एक होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले अपन ने आई पढ़ा था। आई क्या होता है, आई का यूज अपन तब करते हैं जब कोई भी सॉल्यूट या तो डिसोसिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है। उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन किसका यूज करते हैं, वांटा फैक्टर आई का। आई अपन ने 2-3 तरीके से कैलकुलेट किया था। एक तो आई इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अपन ने जो अणुसन के गुणधर्म पढ़े थे उनका प्रेक्षित मान अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये अपन ने आई के लिए, वांटा फैक्टर आई के लिए पढ़ा था कि आपको किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, और हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया है उस सॉल्यूशन के लिए, तो वो वैल्यू होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वांटा फैक्टर आई कहलाता है। और एक आई अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। जैसे कोई भी सॉल्यूट है वो डिसोसिएट से पहले उसके कितने मोल थे और आफ्टर द डिसोसिएशन या एसोसिएशन उसके कितने पार्टिकल या मोल हो गए। तो ये तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने आई पढ़ा था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई।
तो अब देखिएगा नेक्स्ट अपन आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड क्वांटम फैक्टर आई। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अपन किससे डिनोटेट करते हैं, अल्फा से, एंड आई के बीच में। आई के यहाँ पे क्वांटम फैक्टर यानी कि वियोजन की मात्रा और क्वांटम गुणांक के मध्य संबंध। तो अपन यहाँ पे अगर हिंदी में इसको लिखें तो वियोजन की मात्रा व क्वांटम गुणांक आई, ठीक है, इन दोनों के मध्य अपन रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए अपन सपोज करते हैं कि हमारे पास में किसी सॉल्यूट का ए मोल है। कोई भी अपन ने सॉल्यूट लिया, उस सॉल्यूट का अपने पास कितना मोल है, ए मोल है। इनिशियल स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में अपन ये मान लेते हैं कि सॉल्यूट का अपने पास कितना मोल है, 1 मोल है। और ये ए सॉल्यूट मान लीजिए एन पार्टिकल में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन इनिशियल हमारे पास ए का कितना मोल है, 1, लेकिन डिसोसिएट अभी ये स्टार्ट होना, इसका डिसोसिएशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी इसका वियोजन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। उस कंडीशन में वियोजित होने वाले पार्टिकल्स कितने होंगे, 0। अब अगर मान लीजिए ये एक ऐसा सॉल्यूट है जिसका सॉल्यूशन के अंदर वियोजन हो रहा है यानी डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें से जो डिसोसिएट यानी वियोजित होने वाली मात्रा है वो क्या होगी, अल्फा। तो वो अल्फा अमाउंट ए के 1 मोल में से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए ये डिसोसिएट हो गया तो आफ्टर डिसोसिएशन यानी वियोजन के बाद, तो आफ्टर द डिसोसिएशन इसका 1 मोल था और इसमें से जितनी अमाउंट डिसोसिएट हो गई वो डिसोसिएट होने वाली अमाउंट क्या होगी, अल्फा। और ये जितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जितने पार्टिकल में ये डिसोसिएट हुआ है यानी एन अल्फा। अब यहाँ पे आप देखिएगा हमने कोई सपोज किया है कि ए एक ऐसा सॉल्यूट है जो एक सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो रहा है। इनिशियली हमने ए का कितना मोल लिया, 1 मोल। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उस कंडीशन में ए का 1 मोल आयनों में डिसोसिएट हो नहीं पाता है, इसलिए डिसोसिएट होने वाली अमाउंट क्या रहेगी, 0। इसके बाद में डिसोसिएशन के बाद में मान लीजिएगा ए के 1 मोल में से जो अमाउंट डिसोसिएट हो गई वो अमाउंट क्या है, अल्फा। और ये डिसोसिएट होने वाली अमाउंट अल्फा एन पार्टिकल में डिसोसिएट हो गई, इसलिए आफ्टर द डिसोसिएशन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने तो क्या होगा, एन अल्फा। अब देखिएगा ये कंडीशन तो थी इनिशियल, यानी थ्योरेटिकल हमने सबसे पहले सपोज कीजिए थ्योरेटिकल हमने कितना पार्टिकल लिया था, 1। और डिसोसिएशन के बाद अब अगर हम पार्टिकल ऐड करें सॉल्यूशन के अंदर तो टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी, ए का तो 1 माइनस अल्फा और एन ए का क्या हो जाएगा, एन अल्फा। ये होता है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल यानी अणुओं की प्रेक्षित संख्या। तो देखो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा तो किसके पार्टिकल थे, ए के, और एन अल्फा किसके पार्टिकल हो गए, ए जितने आयनों में डिसोसिएट हुआ होंगे। तो अब अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखिए, देखो 1 प्लस एन अल्फा के टर्म को अपन पहले लिख लें और उसके बाद में अपन क्या लिखें, माइनस। तो अब इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे अपन कॉमन लेते हैं तो एन माइनस 1, ये तो आ गया। उस सॉल्यूशन के अंदर एक के डिसोसिएट होने के बाद में टोटल पार्टिकल कितने हैं, जिनको अपन बोलते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल। और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये तो हो गए कोई हमने ऐसा सॉल्यूट लिया जो सॉल्यूशन के अंदर आयनों में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो आयनों में डिसोसिएट होने के बाद में हमें उस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षित अणु या ऑब्जर्व्ड पार्टिकल कितने मिले, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक नंबर ऑफ पार्टिकल
जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी उस कंडीशन में अपन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल अपन ने कितना लिया था 1। ये होता है थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल जो अपन इनिशियली लेते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल, ये हो गया ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखिएगा हमारे पास में उस सॉल्यूट के लिए दो तरीके के पार्टिकल की वैल्यू आ गई। एक तो आ गया ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, एक आ गया थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे अब क्वांटम फैक्टर आई कैलकुलेट करना है तो आपको पता है आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड यानी सैद्धांतिक अणुओं की संख्या अपॉन नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पार्टिकल, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पार्टिकल। अब यहाँ पे I इक्वल टू देखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल कितना है 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं I की वैल्यू लिखूं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं अभी एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताऊंगा नेक्स्ट, इसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने जैसे आपको कहा था रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई, तो एक क्वेश्चन तो क्या आ सकता है कि डेराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड क्वांटम फैक्टर आई, यानी कि वियोजन की मात्रा अल्फा और क्वांटम गुणांक आई के मध्य संबंध स्थापित कीजिएगा। तो उसमें अपन सबसे पहले इस तरीके से सोल्व करते हैं कि माना ए एक ऐसा विलेय है जो विलयन के अंदर आयनिक होता है, यानी सपोज ए इज आयोनाइज्ड इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनिशियली यानी प्रारंभ में हम इसका 1 मोल लेते हैं, डिसोसिएट होने वाली अमाउंट क्या रहती है, वियोजित होने वाली मात्रा 0 रहती है। जब डिसोसिएशन हो जाता है तो ए पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, उसमें से उसकी डिसोसिएट होने वाली यानी वियोजित होने वाली मात्रा अल्फा होती है। जितनी मात्रा उसमें वियोजित होती है वो मात्रा नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद में अब जब इसका ए का डिसोसिएशन हो गया, सॉल्यूशन के अंदर विलयन के अंदर ए वियोजित हो गया, तो उस कंडीशन में उस विलयन के अंदर उस ए के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल कितने हो गए 1 माइनस अल्फा, तो ए की वैल्यू हो गई और n ए की वैल्यू हो गई n अल्फा। तो इस तरीके से ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल यानी प्रेक्षित अणुओं की संख्या कितनी आई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। थ्योरेटिकल वैल्यू वो होती है जो इनिशियल रिएक्शन को स्टार्ट करते समय अपन पार्टिकल लेते हैं, कितना लिया 1। अब क्वांटम फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है कि अणुओं की प्रेक्षित संख्या अपॉन सैद्धांतिक संख्या। तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार हमारे राजस्थान बोर्ड में जैसे चैप्टर में से 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि I और एल्फा में रिलेशनशिप बताइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको अल्फा देके I पूछ लिया जाता है, n क्या होता है वो अपन नेक्स्ट में आपको इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा, वहां से आपको ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सोल्व करना आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें I और अल्फा के लिए इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ पे देखिएगा I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1, या अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है ये रिलेशनशिप बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और क्वांटम फैक्टर आई के बीच में। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हमारे यूज होगा कि आपको अल्फा दे दिया जाएगा, सॉरी आई दे दिया जाएगा, अल्फा कैलकुलेट करवा लिया जाएगा, या यहाँ पे डायरेक्ट आपको आई और अल्फा कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और क्वांटम फैक्टर आई के बीच में। अब इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड क्वांटम फैक्टर आई। तो आप इसको देखिएगा, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास अपन एक जो डाउट क्लास रखेंगे उसके अंदर आप इन टॉपिकों को सबको पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड क्वांटम फैक्टर आई। नेक्स्ट देखिएगा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड क्वांटम फैक्टर आई।
यानी विलेय पदार्थ की संगुणन की मात्रा व वांठा गुणांक I के मध्य संबंध। दो तरीके का होता है, एक तो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और I जो अपने अभी पढ़ा था, एक होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड वांठा फैक्टर I, यानी संगुणन की मात्रा अल्फा व वांठा गुणांक I के मध्य संबंध। अब हम मान लीजिए कोई एक ऐसा विलेय पदार्थ लेते हैं जिसके दो या दो से अधिक मोल आपस में संगुणित होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसको अपन अगर दो अणु संगुणित होते हैं तो द्विलक यानी डाइमर कहते हैं, तीन अणु संगुणित होते हैं तो त्रिलक यानी ट्राइमर कहते हैं। तो जैसा अपन ने वियोजन की मात्रा को पढ़ा था, नेक्स्ट वैसा ही अपन किसको पढ़ेंगे, संगुणन की मात्रा को। सपोज कीजिए कि यहाँ पे A जो है इसके n मोल हैं, वो आपस में संगुणित होकर और एक बड़ा अणु यानी द्विलक या त्रिलक बना देते हैं। तो इनिशियल तो A का एक मोल ही था हमारे पास में, संगुणन स्टार्ट होने के बाद में इसके n अणु आपस में जुड़े, लेकिन जब तक संगुणन नहीं हुआ तब तक इनिशियल A का कितना मोल था हमारे पास में, एक मोल। और जब संगुणन नहीं हुआ तो संगुणन से बनने वाले अणु की संख्या भी क्या थी, 0 थी। अब आफ्टर एसोसिएशन संगुणन के बाद में A में से कम होने वाली मात्रा क्या होगी, यानी संगुणित होने वाली या एसोसिएट होने वाली मात्रा क्या होगी, अल्फा। और जितनी अमाउंट एसोसिएट हुई अल्फा वो उतने पार्टिकल से यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। रीजन वहां पे जो अल्फा था वो अल्फा n पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा था, और यहाँ पे अल्फा जो है वो n पार्टिकल में एसोसिएट हो रही है, इसलिए यहाँ पे अल्फा n से डिवाइड होगी और वहां पर अल्फा n से क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ये तो इनिशियली इसका 1 मोल, इसका 0 मोल। आफ्टर दैट तो एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा अपॉन n, तो वही क्या होगा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ यानी कि प्रेक्षित अणुओं की संख्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल। तो प्रेक्षित अणुओं की संख्या क्या होगी बताइएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई n। ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए किस कंडीशन में, जब उस सॉल्यूट के 1 मोल एसोसिएट हो गए या उसमें से एसोसिएट अमाउंट हो गई, वो कौन सी है, अल्फा। जितनी अमाउंट इसके 1 मोल में से एसोसिएट हो गई वो क्या कहलाएगी, अल्फा कहलाएगी। अब थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल यानी सैद्धांतिक अणुओं की संख्या। तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इनिशियली अपन सॉल्यूट A का या B का इनिशियली 1 मोल ले रहे हैं, इनिशियल के बाद में इसके n मोल यानी बहुत सारे मोल आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, डाइमर बनाते हैं या ट्राइमर बनाते हैं, 2 मोल 3 मोल। तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 1। वही वांठा फैक्टर I इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि प्रेक्षित अणुओं की संख्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रेक्षित अणुओं की संख्या अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये किसकी वैल्यू हो गई, I की वैल्यू हो गई। अब I इक्वल टू नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल यानी प्रेक्षित अणुओं की संख्या कितनी आई थी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n इक्वल टू 1। या I इक्वल टू देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे n एलसीएम के फॉर्म में लें तो I n, यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। ये यहाँ पे वांठा फैक्टर I के लिए यहाँ पे वैल्यू आ गई, I इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब अपन इस I और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, in n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से फ्रॉम I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n इक्वल टू 1 था, तो यहाँ 1 की जगह n मल्टीप्लाई बाई 1 क्या रह जाएगा, n
अब अपन n एलसीएम अगर लेते हैं, क्योंकि तो अल्फा अपॉन n था, न कि पूरी वैल्यू के नीचे n था, सिर्फ अल्फा डिवाइड बाई क्या था, n था। तो अगर हम n एलसीएम ले लेते हैं तो n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, in इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं, in माइनस n, इस n को इस n वाली टर्म की साइड हमने शिफ्ट कर दिया, और अल्फा वाली टर्म को अपन ने इस तरीके से लिख दिया अल्फा माइनस n अल्फा, अल्फा माइनस n अल्फा। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो अगली टर्म आएगी यहाँ पे in और n में से अगर हम n कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, i माइनस 1 इक्वल टू, और यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस n, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या रहेगा, n। तो इस तरीके से अल्फा और i के बीच में रिलेशनशिप जो होगा वो नेक्स्ट होगा अल्फा इक्वल टू n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसी भी विलेय पदार्थ की संगुणन की मात्रा और उसके अंदर वियोजित होने वाले पदार्थ की मात्रा या संगुणित होने वाले पदार्थ की मात्रा अल्फा और वांछा गुणांक i के मध्य संबंध। तो अब मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी किसी भी विलेय पदार्थ की संगुणन की मात्रा और वांछा गुणांक i के मध्य संबंध क्या होता है। सबसे पहले अपन ने एक विलेय पदार्थ के n मोल लिए, लेकिन इनिशियली इसके एक एक मोल थे, वो मोल आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो इनिशियली इनके कितने मोल थे, 1, और इनके जो एसोसिएट यानी आपस में जुड़ने वाले संगुणित होने वाले मोल 0 थे। लेकिन जब अपन ने इस सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन में से इनके 1 मोल में से कुछ अमाउंट एसोसिएट होने लग गई, जुड़ने लग गई, तो वो अमाउंट इसके 1 मोल में से कम हो गई, तो 1 माइनस अल्फा, और जितनी अमाउंट एसोसिएट हुई वो n पार्टिकल से क्या हो जाएगी, डिवाइड। मान लीजिए 2 पार्टिकल एसोसिएट होते हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो फिर यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्टिकल तो 1 था, लेकिन ऑब्जर्व पार्टिकल क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब i का फॉर्मूला हमें पता ही होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू पार्टिकल, फिर उसकी हेल्प से अपन ये सब सोल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो यहाँ अल्फा अपॉन n है, नहीं कि पूरी टर्म पे n है, तो अपन एलसीएम पूरी टर्म के लिए ले लेते हैं। तो i इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो in इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिएगा in और n, तो इस टर्म को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो in माइनस n इक्वल टू, ये प्लस वाला अल्फा पहले ले लेते हैं, अल्फा माइनस n अल्फा, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, n, तो i माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 माइनस n। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा और वांछा फैक्टर i के बीच में रिलेशनशिप। अब अपन ने जो ये दोनों टर्म पढ़ी, ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक था, ये सॉल्यूशन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर अपन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो कोई टिपिकल लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, तो आप तो एक तो वहां से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने मोलरिटी पे आपको 3-4 तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताए थे, उस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, और भी मैं 7-8 तरीके की आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर के लिए अपन सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। कोई टिपिकल लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आता है, वेरी सिंपल 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या लास्ट 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांछा फैक्टर i। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मैंने बता रखा है कि आपके लिए एक दिन एक डाउट क्लास रख दी जाएगी, उसमें आपकी डाउट पूरी बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बता दी जाएगी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए हैं, बहस भी दिए हैं, और मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल अभी नेक्स्ट और सॉल्व करवाएंगे, तो आप इसको देखिएगा। अभी फिर हम इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अपन ने इस चैप्टर के अपन आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं।
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजित होने वाली मात्रा और आई के बीच में रिलेशनशिप। तो आपको देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है कि थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम पर मोल but the observed molar mass is 29.25 then calculate the degree of dissociation alpha। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोल्व क्या करना है कि एक NaCl का जो सैद्धांतिक अणुभार है वो है 58.5, लेकिन इसका किसी मीडियम में प्रेक्षित अणुभार हमें कितना प्राप्त हुआ है 29.25। तब हमें इसकी क्या बतानी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजित होने वाली मात्रा, या ये बताना है कि ये कितना प्रतिशत वियोजित हो गया। तो अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजित होने वाली मात्रा अल्फा पूछी है तो इसके लिए हमें एक फैक्टर चाहिए आई, क्योंकि अगर हमें आई पता हो जाएगा तो आई और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, इसकी वियोजित होने वाली मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। आई हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है इससे आप आई निकाल सकते हो? तो क्या दिया हुआ है देखो, थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिससे आई निकाल सकते हैं मोलर मास की हेल्प से? तो देखिएगा सबसे पहले आई इक्वल टू क्या वैल्यू होती है थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखिएगा बाकी में तो आता है ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, लेकिन मोलर मास के रेस्पेक्ट में अगर आई कैलकुलेट करते हैं तो थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक अणुभार, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन क्या आएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। तो यहाँ I इक्वल टू देखिएगा थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक अणुभार कितना है 58.5 और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना है 29.25। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आती है 2। तो अब हमें क्या कैलकुलेट हो गया 1/2 फैक्टर आई कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। तो अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी या हमने डेरिवेशन पढ़ा कि अल्फा और आई के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या इक्वेशन होती है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हमारे सामने क्या आ गई इक्वेशन आ गई। अब हमें आई यहाँ पे पता है, अल्फा कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे सामने एक और वैल्यू एन भी आ गई। ये क्या होगी देखो, वेरी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल ही आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो आई तो हमने इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, आई हमें पता हो गया, लेकिन अब एन क्या है। एन ये है कि हमें आयोनिक कंपाउंड कौन सा दिया गया है NaCl। अगर NaCl का 100% डिसोसिएशन होता तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर द डिसोसिएशन, कि ये डिसोसिएट होने के बाद टोटल कितने पार्टिकल में डिसोसिएट होता। तो देखो अगर हमारे पास NaCl है और ये 100% अगर डिसोसिएट होता तो कितने आयनों में डिसोसिएट होता 2 में। तो इसके लिए अपन n की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे। अब इसकी हेल्प से यहाँ पर अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी हमारे सामने कितनी आई 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन एन। एन क्या है कि अगर NaCl आयोनिक कंपाउंड है और 100% डिसोसिएट होता तो कितने आयनों में डिसोसिएट होता 2 में। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। और 1 अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा 100% डिसोसिएशन हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की अमाउंट को। अगर सपोज करो यहाँ पे अल्फा 0.9 आता तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता, यानी 90% डिसोसिएशन हो गया। अल्फा कितना आया 1 का मीनिंग यहाँ पे इसका कितना डिसोसिएशन हो गया 100% डिसोसिएशन हो गया। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। आप इसको नोटबुक में, वैसे तो मैं आपको PDF नोट्स भेज दूंगा, यहाँ अपन बाइलिंगुअल नहीं पढ़ के अपन एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में मैं आपको हिंदी के टर्म्स में बता रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स हैं वो दोनों मीडियम को अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल आप अभी सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 0.2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन
At 300 Kelvin, the osmotic pressure of solution is found to be 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. न्यूमेरिकल को बड़ा देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल है। और बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, या तो आपको एज लेंथ पे उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैंने सोल्व करवाए थे। चैप्टर नंबर 2 में कुछ न्यूमेरिकल है, 3 में और 4 में। ये चार चैप्टर आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उनमें से एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आता है। आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आए, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम के अगर बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये पता लगाना है वैल्यू क्या दी हुई है और किस वैल्यू से क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट, यानी कि हमें यहाँ पे प्रोटीन को क्या माना है, सोल्यूट माना है, जो 0.2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। प्रोटीन की कितनी अमाउंट 1.26, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और फिर ये बताया गया है कि उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है 2.57 into 10 to power minus 3 बार, आर की वैल्यू दी हुई है और प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करवाया है। वैसे भी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था कि द मोलर मास ऑफ प्रोटीन और लार्ज मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड फ्रॉम विच ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कोई भी लार्ज मोलर मास वाले कंपाउंड है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका मोलर मास हमेशा कौन सी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ये कहा गया है कि प्रोटीन का 1.26 जो ग्राम है वो एक 0.2 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, मोलर मास कैलकुलेट करवाया है। तो देखो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, N/V RT। ये फॉर्मूला हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT होता है, C की जगह N/V होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं देके हमें सॉल्यूट की क्या दी है, अमाउंट दी है। तो अपन इस फॉर्मूले को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, पाई इक्वल टू W/M इंटू V इंटू R इंटू P। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो फॉर्मूला यूज होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। कई बच्चों की ये दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि सर हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएं, हमें क्या पता चलेगा कि हम क्या फॉर्मूला लगाएं। सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट क्या करवाया है, प्रोटीन का मोलर मास। तो सबसे पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लिख लो, पाई इक्वल टू CRT। C आपको कहीं दी हुई नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो N/V में। N होता है नंबर ऑफ, N को भी अमाउंट में कन्वर्ट कर लो 1.26। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे देखिए एक तो पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, कैलकुलेट नहीं करनी है, कितनी दी हुई है 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.0821, ठीक है। इसके अलावा टी की वैल्यू हमेशा यहाँ केल्विन में लेनी है और ऑलरेडी हमें केल्विन में ही दी हुई है 300 केल्विन। वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है 0.2 लीटर। तो अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्मॉल n। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें और यहां से अपन स्मॉल n कैलकुलेट करें तो स्मॉल m इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या रीअरेंज हो जाएगा, स्मॉल w इंटू r इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। तो अब हमारे लिए काफी इजी हो गया। न्यूमेरिकल दिखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन बहुत सा इजी है। आपको क्या करना है, कई स्टूडेंट्स की मोस्टली क्या आदत होती है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते ही वो छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि हमारे बोनस मार्क्स की तरह यूज होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इनको सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि आप कम से कम फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू पुटअप कीजिएगा। मोस्टली तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं। अगर लास्ट आंसर तक भी आप नहीं पहुंचते हो तो 1 मार्क्स का होगा, तो हाफ मार्क्स तो आपको 100% मिलेगा। वैसे हमारे केमिस्ट्री के अंदर में
एक्यूरेट वैल्यू उस कंडीशन में निकालते हैं जब उस वैल्यू से आगे का कोई पार्ट उस न्यूमेरिकल का सोल्व हो रहा हो। अगर आगे का पार्ट सोल्व नहीं हो रहा हो और आपने आगे यूनिट भी लिख दी हो तो ये मान के चलिएगा आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो m इक्वल टू डब्ल्यू कितना है, कितनी अमाउंट दी हुई है सॉलिड की, क्वेश्चन में देखो स्मॉल w अपन ने यहाँ लिखी भी नहीं, w इक्वल टू दी हुई है 1.26 ग्राम, तो यहाँ पे w कितना होगा 1.26, r कितना है 0.0821, p कितना है 300, पाई कितना है 2.57 इंटू 10 टू पावर -3, और वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं होता तो हमें यहाँ लीटर में लेना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ किस में ले रखा है लीटर में, इसलिए 1000 से डिवाइड नहीं होगा और क्या लिखा जाएगा 0.2। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n की जो भी वैल्यू आएगी इतना काम आपको करना है, ये यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 58,832 वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली आएगी, लेकिन सोल्व करने का काम आपको करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट होगी और आपको मेथड भी कैलकुलेट करना आएगा। उसमें टेंशन मत लीजिएगा कि हम आंसर ही के भरोसे रहिए, आप सोल्व करो, जो भी आंसर आएगा आपकी बुक में, ये बुक के ही न्यूमेरिकल है सब, वो आपको सोल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिएगा बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ किसपे बेसिस था, फॉर्मूला बेसिस था। तो ये आपकी बुक का ही पीछे के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बात मैं आपको और कहता हूं कि आपको अपनी बुक के टेक्स्ट बुक के जो इंडेक्स क्वेश्चन है या एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सभी सोल्व करने हैं, उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कोई वेटेज नहीं रहता कि बाहर से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए, लेकिन बुक के हमें सभी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बुक के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन था। इस तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का मैंने एक क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली क्लास में भी कराया था जब अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक बार आप कॉपी में नोट करके उसको सोल्व कीजिएगा, फिर कॉपी के लिए आपको नोट्स अभी सेंड कर दिए जाएंगे इसी वीडियो के साथ में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा, calculate the temperature at which a solution of glucose containing 54 gram of glucose in 250 gram water will freeze, kf equal to 1.86। क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा ज्यादा टिपिकल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे है, लेकिन पूछा क्या है ये हमें इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझ में आना चाहिए। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन विल फ्रीज, बीच वाले मैटर को छोड़ दीजिएगा, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन विल फ्रीज, यानी वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो जिसपे कोई सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो इट्स मीन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें दे क्या रखा है एक सॉल्यूट जो ग्लूकोज है और जो डिजोल्व है वाटर के अंदर, जिसकी अमाउंट भी हमें दे रखी है, और केएफ दे रखा है। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को बता देता हूं कि आपको वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर एक सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज का 54 ग्राम 250 ग्राम को 50 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, तो वो टेम्परेचर या वो हिमांक ज्ञात कीजिएगा, वो टेम्परेचर ज्ञात कीजिएगा जिस पर वो सॉल्यूशन फ्रीज होता है यानी कि जमता है। अब सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जब हमें केएफ दे रखा हो या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हो तो फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम अगर इसको सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद नहीं हो तो मैंने आपको इजी बताया था कि सबसे पहले आप याद रखो कि डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है केबी इंटू एन, यानी कि डिप्रेशन यानी हिमांक में होने वाला अवनमन, मोलैलिटी यानी मोललता के समानुपाती होता है, और समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है, सॉरी के बी नहीं के एफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए के एफ। अब इससे अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब हमें यहाँ डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करवाया है, नहीं कि हमें सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाने के लिए हमें पहले डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले अपन यहाँ से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं गिवन वैल्यू कौन कौन सी है इस क्वेश्चन में। डेल्टा टीएफ हमें कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं।
हमें के एफ की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट की अमाउंट दी हुई है कितनी 54 ग्राम, सॉल्वेंट की अमाउंट कैपिटल डब्ल्यू दी हुई है 250 ग्राम। इसके अलावा एम है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास क्या है यहाँ पे ग्लूकोज, मोलर मास क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब देखिएगा यहाँ पे Kf की वैल्यू गिवन है, W की वैल्यू गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, कैपिटल W की वैल्यू गिवन है। तो इसकी हेल्प से अपन ये वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा Tf की। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा Tf की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आप ये वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। Kf की वैल्यू कितनी है 1.86, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 180 एंड कैपिटल W कितना है 250। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखिएगा यहां ये कितने से कट आउट हो गया 4 से, और इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो आप सॉल्व करके देखना। तो ये अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो डेल्टा टीएफ आता है 2.323। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आती है यहाँ 2.323 हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू ऑब्टेन होती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन। तो ये तो हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन हुई है कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन, यानी कि उस विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन। जबकि हमें हिमांक में होने वाला अवनमन नहीं निकालना, हमें उस विलयन का हिमांक निकालना है। तो अब आपको जैसे मैं बता देता हूं कि किसी भी डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है डेल्टा टीएफ। अब आप नेक्स्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ यानी कि किसका सॉल्वेंट या विलायक का हिमांक, सॉल्वेंट यानी विलायक का हिमांक माइनस सॉल्यूशन, माइनस किसका हो जाएगा सॉल्यूशन यानी कि किसका हिमांक सॉल्यूशन का। ये फॉर्मूला बनता है, कैसे आया देखो एक बार फिर से समझ लो। डेल्टा टीएफ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन यानी हिमांक में होने वाला अवनमन। अगर हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टीएफ तो उसकी वैल्यू कैसी आती है कि विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम हो जाता है, यानी सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ। अब हमें निकालना किसका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो ये रहा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, डेल्टा टीएफ जो हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जिसको अपन टीएफ नॉट से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये भी किसमें आई है केल्विन में। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का दिया हुआ नहीं है लेकिन वाटर दिया हुआ है, तो उससे अपन पता हम ये जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273 केल्विन। तो इसकी हेल्प से अगर हमें टीएफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा टीएफ नॉट सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। तो ये कितना है 273 माइनस 2.323। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी केल्विन में आएगी। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी सा है, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, जो जो वैल्यू गिवन है वो सब आ जाएगी। तो यहाँ डेल्टा टीएफ हमें अगर कैलकुलेट हो गया यानी फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन हमें कैलकुलेट हो गया,
तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, तो इस फॉर्मूले से फिर अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन कुछ बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस या कुछ इजी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3। ये जितने भी आपको न्यूमेरिकल और ये हैं इन सब की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।